चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट सैम्पल पेपर वाली वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। और आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करेंगे तो उनकी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर एक साथ आप कैसे देखोगे सारी वीडियोज़ को, है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन में से 3 को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो पहले आप इनमें से 3 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आप चारों को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे 3 हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। एनिमरेट एनी 2 डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की 2 डिजायर्ड क्वालिटीज आपको यहाँ पे बतानी है। अरे हम तो आपको 4-5 बता देंगे, लेकिन आप याद तो रखो, ठीक है। हाँ भाई, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी है बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज, वो अपनी क्षमताओं पे और अपने आप पे विश्वास रखते हैं। तीसरी क्वालिटी, दे ट्राई न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज ट्राई करते रहते हैं। एक और बता देते हैं, फोर्थ क्वालिटी लिख लो, दे आर पेशेंट। दे आर पेशेंट, पेशेंट यानी कि मरीज वाला पेशेंट नहीं, वो धैर्य से काम लेते हैं, तसल्ली से। फिफ्थ लिख सकते हो आप, दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर मिस्टेक्स, वो जो मिस्टेक्स करते हैं उनकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि वो मिस्टेक को फिर से ना दोहराए, ठीक है। तो दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर मिस्टेक्स। और क्या लिख सकते हो, अरे बहुत सारी हैं। दे वर्क हार्ड, ठीक है। दे नेवर गिव अप, दे नेवर गिव अप, ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। तो आप बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ट्रू और फॉल्स। किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ट्रू है या फॉल्स है? सीधी सी बात है फॉल्स है, क्योंकि बंदा कम पैसों से भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एंड वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड। एक काम करो, वीडियो को आगे आगे मत बढ़ाओ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो चला रहे हैं, पहले क्वेश्चंस को देख लिया, फिर 10-12 सेकंड आगे बढ़ा के और सीधा आंसर्स को देख लिया। नहीं, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ। ये आपका पेपर नहीं है बोर्ड का, ये सैम्पल पेपर है, और यहाँ पे हम एनालिसिस करके आपको और भी किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है उसको हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसको, कब और कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया गया था। अब देखो यहाँ पे पूछा है कब और कहाँ, मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही बता दूंगा जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेपर में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में लॉन्च किया गया था, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। क्या हुई थी? न्यूयॉर्क में। कब? सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में एक समिट हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस तो आप जानते हो ना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। उसमें क्या हुआ था, उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की गई थी, उनको लॉन्च किया गया था और उनको 2030 तक अचीव करना है, ये गोल है हमारा। इसको बोला गया था एजेंडा 2030। क्या बोला गया था? एजेंडा 2030। ये आपका क्लियर होना चाहिए इतना बस। और क्या चाहिए आपको? SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन द न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। अब आगे बात करेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, या फिर ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशंस को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशंस को कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपको 1 को अटेम्प्ट करना है, 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, और वो जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, ठीक है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने 1 शॉट वीडियो जरूर देखी होगी। 1 शॉट शायद आपने, हो सकता है टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस वाली देख ली हो, या फिर आपने इंडिविजुअल चैप्टर्स वाली देख ली हो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टर्म 2 का जो कंप्लीट सिलेबस 1 वीडियो में कराया है वो सभी के लिए है। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो भी देखे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी देखे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन जॉब क्रिएशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो बताओ। पहले तो ये समझ लो एंटरप्रेन्योर होता कौन है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कोई ना कोई बिजनेस को रन कर रहा होता है और उसे एक्सपेंड करने के लिए नए नए आइडियाज़ को खोज रहा होता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ को खोजता है, नए नए आइडियाज़ ट्राई करता है। तो वो जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है वो समझते हैं। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर आया और उसने आपके एरिया में एक इंडस्ट्री ओपन कर दी, है ना। इंडस्ट्री ओपन की तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो जाएंगे? देखो,
वर्कर्स चाहिए उसे काम करने के लिए, तो भाई लेबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। उसके बाद जो है इंजीनियर्स भी चाहिए उसे, तो इंजीनियर भी जो है उसे मिल जाएंगे। और हम बात करें क्या उसे रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए भाई वो कहाँ से खरीदेगा, आसपास से खरीदेगा, तो आसपास के दुकान वाला जो कि रॉ मटेरियल बेचता है वो भी खुश हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट वाले लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई भी करना होता है, तो उसके लिए वाहन चाहिए, वाहन पे क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तो उसके लिए जॉब क्रिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ आती ही आती हैं जब कोई भी इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश होती है। और क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री के आसपास कोई ना कोई दुकान जरूर खोल लेगा, चाय की दुकान, चाय, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी भी जॉब क्रिएट हो गई चाय बेचने वाले की, क्योंकि वर्कर्स जो है चाय पीने आएंगे और उसकी बिक्री होगी मस्त। इस प्रकार से हेल्प करते हैं। The growth of their business, entrepreneurs need more people to help them. They also buy more raw material, more people supply material to them, they employ more people to work for them. In this way entrepreneurs help in creating more jobs. ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस एनी टू। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था, वन शॉट वीडियो आपने देखी होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ जरूर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 प्रॉब्लम्स हमने बात की थी। हमने 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। कौन कौन सी थी, फूड थी, वाटर, एंड थर्ड प्रॉब्लम थी आपकी फ्यूल। फ्यूल यानी कि ईंधन। फ्यूल क्या होता है, ईंधन, लकड़ी, ये सब है ना। फूड जानते हो आप, खाना, खाना, और वाटर यानी कि पानी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, टाइम पास नहीं करना है हमें, क्योंकि टाइम बर्बाद करने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉब्लम है फूड। फूड क्या होता है, फूड की प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो भी एरिया था पहले जिस पे खेती होती थी, जहाँ पे हम गेहूँ उगाते थे, उस एरिया में अब कोई ना कोई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो गई है, या फिर कोई ना कोई बिल्डिंग वगैरह बन गई है, या फिर कहीं एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है, या कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे पहले खेती होती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उस कारण वहाँ पे अब खेती नहीं होती है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, जेवर एयरपोर्ट आपने जरूर सुना होगा। जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। अब वहाँ पे क्या है कि क्योंकि मैं यहीं के आसपास का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे जो है ज़मीन ली गई है। अब भाई ये तो सीधी सी बात है, ज़मीन तो ली ही जाएगी, एयरपोर्ट ऐसा तो है नहीं हवा में बन जाएगा। तो बहुत बड़े एरिया में से बहुत बड़े एरिया की ज़मीन ली गई है किसानों से, हालांकि उनको पैसा भी दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस ज़मीन में पहले खेती होती थी अब वहाँ एयरपोर्ट बनाया जा चुका है, वहाँ खेती नहीं होगी। भाई देखो, नो खेती, नो फूड, नो गेहूँ। देखो खेती नहीं होगी तो गेहूँ नहीं मिलेगा, और नो गेहूँ तो नो रोटी, और नो रोटी तो नो खाना। तो हो गई ना फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और दिक्कत है फूड से रिलेटेड। दूसरी दिक्कत क्या है कि आपने ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर जरूर पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और जो आपके पंजाब के जो और यूपी वेस्ट के, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो पंजाब और यूपी के जो लोग हैं उन्होंने खूब भरपूर यूज़ किया उसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसमें खूब केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ कर लिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ कर लिया, जिसके कारण जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लो हो गई। सॉइल जो है वो, उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी मात्रा कम हो गई, उनका डिप्लीशन हो गया, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खराब हो रहे हैं, और सॉइल खराब होगी तो फूड भी नहीं हो पाएगा, क्रॉप नहीं हो पाएंगी ठीक से, क्रॉप नहीं होंगी तो नो फूड नो रोटी, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पहले जहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पे क्रॉप होती थी, वहाँ पे अब जो है दूसरे पर्पजेस के लिए उसका यूज़ हो रहा है। सिटीज़, रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो रहा है, एंड लॉट्स ऑफ केमिकल्स आर स्पॉइलिंग सॉइल ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है वाटर। वाटर की प्रॉब्लम क्या है कि वाटर पॉल्यूशन, मेन प्रॉब्लम तो ये है वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग। हम पानी चाहिए हमें पीने के लिए फ्रेश, लेकिन ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, बट डंप गार्बेज इनटू देम। हम उसी पानी के अंदर जो है गार्बेज ही फेंक रहे हैं।
तो गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं अपनी रिवर्स एंड पॉन्ड्स को। द रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड, दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर यूज। तो हमारे पास जो है क्लीन वाटर बचेगा ही नहीं यूज़ करने के लिए। इस प्रकार से ये दूसरी प्रॉब्लम है वाटर की। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फ्यूल की। फ्यूल की प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स का डिप्लीशन होता जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम फ्यूल की बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी का भी डिप्लीशन हो रहा है। किस प्रकार से, लकड़ी का इस प्रकार से हो रहा है कि भाई देखो वही बात हो गई यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे खेत, जहाँ पे खेत था वहाँ पे खेत, फील्ड, जहाँ पे फील्ड था वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया। ऐसे कि जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री वगैरह बनी होंगी, तो पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए तो फिर क्या होगा, बाद में कहाँ से लकड़ियाँ आएंगी। इस प्रकार से आगे बात करेंगे नेम एनी टू ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। यहाँ पे जो है आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। 3 क्वेश्चंस इस स्लाइड पे हैं और 3 क्वेश्चंस अगली स्लाइड पे हैं। तो और ये आंसर दिख गया आपको, कोई बात नहीं। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है, आपको इनमें से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो एक बार इनको आप जल्दी से जो है इनको ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आपने ट्राई किया होगा मुझे उम्मीद है, और जो हरामी है उनके लिए मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे आंसर बताने के लिए। नेम एनी टू ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कुमाना, फिर ब्लॉग डेस्क है आपका, और देख लो विंडोज लाइव राइटर है ना। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग लिखने के लिए ऑफलाइनली। लेकिन ऑफलाइन हम ब्लॉग तो लिख सकते हैं, यानी कि मतलब ब्लॉग में अपने में पोस्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा तभी वो पोस्ट जो ब्लॉग में अपडेट होगी। अब ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। ये एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होती है। ये एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होती है जहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, या फिर सेलिब्रिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो इसका यूज़ करते हैं फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इवेंट। ठीक है, तो ब्लॉग में अगर हमें पोस्ट डालनी है, जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं ऐसे ब्लॉग में पोस्ट डालते हैं, तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का काम है कि आप उसमें ऑफलाइन बिना इंटरनेट के ब्लॉग के लिए पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वो अपडेट कब होगी आपके ब्लॉग पे, जब इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। डेस्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। कंप्यूटर नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जिसे हम कनेक्ट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका हम यूज़ करते हैं फॉर बुकिंग ट्रेवल टिकट्स, हम यूज़ करते हैं फॉर बुकिंग रेल टिकट्स, है ना। शुरू करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, इनको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड यूजिंग बेस, तो बेस से जब हम फाइल क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस बेस से, उसकी एक्सटेंशन होती है .odb। एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे कि म्यूजिक की फाइल के लास्ट में .mp3 होता है, PDF की फाइल के लास्ट में .pdf होता है, वीडियो के लास्ट में .mp4 या फिर .mkv होता है। इस प्रकार से ही जब हम बेस से फाइल बनाते हैं, ओपन ऑफिस बेस से डाटाबेस की फाइल बनाते हैं, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो .odb होती है। ठीक है, इन विच रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की, किस रिलेशनशिप के अंदर दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। अब ये रिलेशनशिप, जब हम डाटाबेस के अंदर दो टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, उसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप के 3 टाइप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many। कौन कौन से होते हैं, 1 to 1, 1 to many, इसी को हम many to 1 भी बोलते हैं, 1 to many को। और तीसरी होती है आपकी many to many, many to many। अब यहाँ पे क्या है, 1 to 1 के अंदर क्या होता है, बोथ टेबल्स के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, बोथ टेबल्स के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो हो गया 1 to 1। ठीक है, दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की। 1 to many में एक टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, और मैनी टू मैनी में किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे। एड्रेस इज यूज टू डिस्प्ले दी समरी ऑफ द डाटा। डाटा की समरी को डिस्प्ले करने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं डाटाबेस के अंदर। बस डेफिनेशन मात्र पढ़नी थी हम यहाँ पे। आगे आपको 6 क्वेश्चन में से फिर से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब समझते हैं एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्लॉग। तो ब्लॉग तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया ही था, फिर से देख लो। ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट्स यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स। नॉन टेक्निकल कौन होते हैं, जिनका कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो यूज करते हैं, और टेक्निकल कौन होते हैं, जो कंप्यूटर का ही काम करते हैं। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों यूजर्स उसे यूज करते हैं, किसको, ब्लॉग को, फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए ब्लॉग का यूज किया जाता है।
और यहाँ पे ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी. वी कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज, रिव्यू एक्सेट्रा. ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ माउस कीज. माउस कीज का यूज आपको बताना है. तो देखिए, माउस कीज उनके लिए होती हैं जिनको माउस को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको माउस को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है. इसमें क्या होता है कि हम कीबोर्ड या फिर किसी अदर डिवाइस का, या फिर ये समझो केवल हम कीबोर्ड का यूज करते हुए माउस का काम कर लेते हैं. जैसे हमारा जो न्यूमेरिक पैड होता है, न्यूमेरिक पैड जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 इस प्रकार से होता है ना. जब हम 4 का बटन प्रेस करेंगे तो माउस का जो पॉइंटर है वो इधर भागेगा. हम 5 का प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा. 6 का प्रेस करेंगे तो वो पॉइंटर इधर भागेगा. पॉइंटर क्या होता है समझते हो ना, जो तीर होता है, तीर होता है ना माउस का, तीर ऐसा बना हुआ होता है. दिखाता हूँ, आप दिखाना पड़ेगा, मानोगे नहीं. ऐसा होता है, ऐसे होता है ना. और इस प्रकार से जो 7 का बटन दबाओगे तो इधर भागेगा. तो माउस कीज का यूज करते हुए हम बिना माउस के काम कर सकते हैं. तो माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस. दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड स्पेशली द न्यूमेरिक पैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस. गिवन टू बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग के 2 बेनिफिट्स आपको बताने, तो 2 क्या, हम लोग 4 बता देंगे. देखो, पहला बेनिफिट क्या है कि मान लो कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको आसपास की दुकान पे नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो. दूसरा बेनिफिट, कोई सामान ऐसा है जो आसपास की दुकान में मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पे महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन सस्ता है तो वहाँ से हम खरीद सकते हैं. तीसरा, आपके पास टाइम ही नहीं है बाहर जाने का दुकान पे, तो आप जो है ऑनलाइन मंगा सकते हो. ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया आपका. ये दोनों ही मैंने बता दिए हैं आपको. ये एक्सपेंसिव पड़ रहा है, दूसरा अवेलेबल ही नहीं है आसपास. डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ सिक्वल कमांड्स. तो सिक्वल स्टेटमेंट में वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉज में डिफरेंस बताना है. तो देखो, वेयर का हम यूज करते हैं कोई भी कंडीशन लगाने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक डाटा अगर हमें दिखाना है कंडीशन लगा के, ठीक है, तो उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं. ऑर्डर बाय में क्या है, हमें सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में. असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमें डाटा को अरेंज करना होता है तो वहाँ पे हम ऑर्डर बाय लगाते हैं. अगर हमें कोई स्पेसिफिक डाटा दिखाना है जो कि फिल्टर करके होना चाहिए, जैसे कि मैं बताऊं कि मान लो मुझे उन लोगों की डिटेल्स चाहिए जिनका जो शहर है, जिनका जो एड्रेस है वो है मथुरा. तो क्या हुआ, मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो मथुरा से बिलोंग करते हैं उनकी. तो क्या हो गया, यहाँ पे हम वेयर लगाएंगे. हम लिखेंगे सेलेक्ट, एक मिनट, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखो कमांड आपने पढ़ रखी, मैंने पढ़ाई थी. सेलेक्ट नेम फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम डाल दूंगा. टेबल का नाम जैसे मैंने लिख दिया टेबल 1. वेयर लगाऊंगा, वेयर सिटी इज इक्वल टू, कोई भी सिटी ले लो, XYZ है ना. तो इस प्रकार से मैंने कमांड लिखी. इसका मतलब हुआ वेयर मैंने लगा दिया कि इसकी कंडीशन लग गई. वेयर का मतलब होता है कोई ना कोई कंडीशन लगाना कि शहर जो है ये XYZ नाम का शहरी होना चाहिए. ठीक है. ऑर्डर बाय का मतलब है कि हम जो है सॉर्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब है ऑल फील्ड्स, ऑल डिटेल्स. ठीक है, फ्रॉम टेबल 1. ठीक है, ऑर्डर बाय मैंने लिख दिया रोल नंबर. मान लो स्टूडेंट्स की डिटेल है, ऑर्डर बाय रोल नंबर. इसका मतलब है कि रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लगी हुई आ जाएंगी ऐसे. ठीक है, यही होता है कि सभी रिकॉर्ड्स आपको टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज. अगर हमें सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम वेयर का यूज करेंगे. ओके, ऑर्डर बाय स्पेसिफाइज देन ऑर्डर इन विच द रिटर्न द रोज. ठीक है, आगे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. तो देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको मैं पूरा का पूरा पढ़ा ही चुका हूँ पहले ही. तो प्राइमरी की का हम यूज़ करते हैं किसी भी फील्ड, किसी भी रिकॉर्ड को या फिर किसी भी टपल को या फिर किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं. ये एक यूनिक वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर को हम जो है प्राइमरी की बोलेंगे. रोल नंबर को हम प्राइमरी की बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये यूनिक है, किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं हो सकता दो लोगों का. तो प्राइमरी का हम यूज़ करते हैं कि जो वैल्यू है पर्टिकुलर कॉलम में वो यूनिक है. ठीक है, और यूनिक है. द फॉरेन की प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन टू टेबल्स. फॉरेन की का यूज़ करते हैं हम दो टेबल्स को लिंक करने के लिए. ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, यही प्राइमरी की दूसरी टेबल में, सेकंड टेबल में फॉरेन की का काम करती है जिसको आप लिंक कर रहे हो. ठीक है, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है लेकिन एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है.
मैंने ये प्राइमरी की फॉरवर्ड की का जो रिलेशन का कंसेप्ट है ना, बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है वन शॉट वीडियो में। ठीक है, टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट, वो वीडियो देख लेना जरूर। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के 2 एडवांटेज बताइए। अरे 3 बता देंगे। सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर डाटा सेम डाटा इन सेपरेट टेबल्स। अब 2 टेबल्स को लिंक करने का फायदा क्या है कि आपको सेम डाटा बार बार नहीं डालना पड़ेगा। जैसे आपकी एक टेबल है, उसमें आपने लिख रखा है, पहली टेबल में आपने लिख दिया नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, एड्रेस। तो दूसरी टेबल आपकी जैसे लाइब्रेरी वाली है, तो उसमें आप केवल बुक का नाम लिखो, कौन सी बुक खरीद रहा है बच्चा, लाइब्रेरी से ले रहा है कौन सी बुक, और खरीदना नहीं, बोरो करना कहते हैं उसे। और फिर उसका सीधा रोल नंबर लिख दो। तो रोल नंबर लिख दिया मतलब उसकी सारी डिटेल्स आपने यहाँ से लिंक कर दी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेम डाटा बार बार नहीं डालना पड़ेगा लिंक करने के बाद। आगे बात करेंगे रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स। डाटा एंट्री के एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, याद होगा। अभी आगे इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन शायद इसके अंदर है, शायद इसके अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, ये रहा, मजा आएगा अभी रुको। तीसरा, समराइज डाटा फ्रॉम टेबल्स। टेबल से डाटा को समराइज भी कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। आगे बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन करनी है हमें पूरी। ये लो भैया, अब समझाता हूँ आपको। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का हम यूज करते हैं टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, जब हम 2 टेबल्स को कनेक्ट करते हैं उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इनको, समझना ध्यान से, समझाता हूँ मैं, अभी समझाता हूँ। जैसे आपके पास 2 टेबल है, फिर से पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, समझ लो। इसके अंदर एक फील्ड है आपका रोल नंबर, दूसरा फील्ड है आपका नेम, और तीसरा फील्ड है आपका एड्रेस। आपकी क्लास में केवल 3 बच्चे हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ये हो गई मेन टेबल, या फिर इसे बोल सकते हैं हम मेन टेबल ही बोल लो, मेन टेबल। एक टेबल है एसोसिएटेड टेबल, या फिर बोल सकते हैं चाइल्ड टेबल बोल लो, चाइल्ड टेबल बोल लो इसे। ये जो है लाइब्रेरी की टेबल है, लाइब्रेरी की टेबल है। चलो कैंटीन के ले लो, कैंटीन की, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि कैंटीन वाला यहाँ पे रोल नंबर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा, वो लिखेगा यहाँ पे सीरियल नंबर। क्यों? देखो, इस टेबल में कभी भी रोल नंबर रिपीट नहीं होगा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलेंगे, कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में रोल नंबर रिपीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैंटीन की टेबल है, और यहाँ पे एक बच्चा अगर 2 बार खाना खाने आ गया कैंटीन पे, तो उसका रोल नंबर 2। तो यहाँ पे रोल नंबर ना डाल के हम सीरियल नंबर डालेंगे, जो कि इसकी प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, तो रोल नंबर ना डाल के यहाँ पे हम डाल देते हैं सीरियल नंबर को, प्राइमरी की का दर्जा दे देते हैं। तो रोल सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे इसने डाल दिया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट बनता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे मैंने डाल दिया अमाउंट, केवल अमाउंट, कितने पैसों का उसने सामान खरीदा। ठीक है, और उसका फिर यहाँ पे रोल नंबर बंदे का जिसने खरीदा। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले रोल नंबर 2 आया और उसने 500 रुपये का सामान खरीद लिया। फिर आया रोल नंबर 1 जिसने 600 रुपये का सामान खरीद लिया। फिर से रोल नंबर 2 आया जिसने 400 रुपये का सामान खरीद लिया। ठीक है, और ये समझ लो इसने 500 रुपये उधार कर रखे, ये समझ लो उधार है, ये मतलब बोरो किया है उसने 500 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये। इससे आपको और समझ में आएगा क्लियर। अब मेरी बात समझना, क्या मैं यहाँ पे रोल नंबर 4 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस टेबल में रोल नंबर 4 अवेलेबल ही नहीं है। रोल नंबर 4 बच्चा पढ़ता ही नहीं है जिस स्कूल में, उसका आप रोल नंबर लिख कैसे सकते हो किसी भी डाटा में? तो यहाँ पे डाटाबेस अलाउ ही नहीं करेगा इसे रोल नंबर 4 लिखने के लिए, ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ड्यू टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द टेबल्स एंड डाटाबेस। तो यहाँ पे रोल नंबर 4 को हम ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रिकॉर्ड जो है मेन टेबल में मिसिंग है, इस मेन टेबल में इसका रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है रोल नंबर 4 का। ठीक है, केवल रोल नंबर 1 2 और 3 ही अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा, इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, यहाँ पे 2 रोल नंबर जिसका है उसने उधार ले रखा है, यहाँ पे 500 रुपये का और यहाँ पे फिर से 400 रुपये का, 900 रुपये का उधार हो गया। और मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम काट दूँ स्कूल से, नाम काट दूंगा? नहीं काटूंगा भाई,
क्योंकि उसका पहले से रिकॉर्ड पेंडिंग है अभी। जब तक यहाँ से रिकॉर्ड को मैं डिलीट नहीं कर दूंगा ना, तब तक यहाँ से डिलीट ही नहीं हो पाएगा इसका रिकॉर्ड। ये बोलेगा कि भाई नहीं, अभी वहाँ पे कैंटीन वाली टेबल में इसका रिकॉर्ड एसोसिएटेड है, उसे डिलीट करके आओ पहले, तभी यहाँ से डिलीट करने दूंगा। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। तीसरा, अगर मैं चाहता हूँ कि जिसका रोल नंबर 2 है उसका रोल नंबर जो है मैं कर दूँ 3, जिसका रोल नंबर 2 है यहाँ पे उसका चेंज करके 3 कर दूँ, और जिसका 3 है उसका चेंज करके 2 कर दूँ, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि रोल नंबर 2 ने उधार ले रखा है 500 और 400 900 रुपये का, वो उधार रोल नंबर 3 पे चले जाएगा, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से डाटा की मिसमैचिंग ना करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है किसी भी एडिंग रिकॉर्ड्स टू एडिटेड टेबल इफ देयर नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड, जैसे कि रोल नंबर, जिस रोल नंबर का रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है पहले से मेन टेबल में, उसको आप ऐड ही नहीं कर सकते दूसरी टेबल में। पहला पॉइंट हो गया। चेंजिंग वैल्यूज है ना प्राइमरी की, उसका रोल नंबर चेंज नहीं कर सकते। तीसरा, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, उसका रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हो गई। आगे, एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा। आपको 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस बतानी है सिक्योर करने के लिए डाटा को। तो देखिए, पहली प्रैक्टिस है यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कीजिए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो, वहाँ पे लिखा हुआ होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, वहाँ पे लिखा हुआ होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं आपके, यानी कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्राइवेट रखिए। किसी भी पब्लिक एनवायरनमेंट में अपना जो है, जैसे इंटरनेट कैफे है, वहाँ पे अपना पासवर्ड जो है सेव मत कीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फॉर्म फिल करवाती हैं, जैसे कि आपका नेम पूछेंगी, जेंडर पूछेंगी, एज पूछेंगी, ईमेल एड्रेस पूछेंगी। तो अगर आप उस वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हो तभी उसमें इन्फॉर्मेशन डालें, फालतू वेबसाइट्स पे जो है इन इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। सिक्योर ट्रांजेक्शन आपका नेक्स्ट पॉइंट है। आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही अपनी ऑनलाइन पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स वगैरह डालें। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं ना जो आपकी जो क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं, तो ऐसी वेबसाइट से पेमेंट करने से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मतलब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। इस क्वेश्चन के मतलब इस टाइप से कमांड्स वगैरह लिखने के, क्वेरीज लिखने के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबल का नाम है क्लास। तो यहाँ पे कुछ रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं, नंबर लिखा हुआ है, केवल रोल नंबर मत लिख देना, नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, एवरेज मार्क और ग्रेड। क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट ऑल दी नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास टेबल। तो हमें नॉन मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स चाहिए क्लास टेबल में से, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर का अभी बताया था, वेयर की कंडीशन लगा देंगे हम, सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉन मेडिकल, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। तो जिनकी सब्जेक्ट नॉन मेडिकल है उनके जो है स्टार यानी कि ऑल डिटेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बात करें, लिस्ट द नेम्स दैट हैव ग्रेड ए सॉर्टेड बाय एवरेज मार्क। तो हमें यहाँ पे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब क्या बताया था मैंने? ऑर्डर बाई का हम यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाई का क्लॉज का हम यूज़ करेंगे, जिससे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर सकें। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट के बाद स्टार नहीं लगाने वाले, हम स्टार लगाते हैं ऑल डिटेल्स के लिए। हम यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट नेम, क्योंकि पूछा है लिस्ट द नेम्स। सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, फिर लिखेंगे ऑर्डर बाई एवरेज मार्क, फिर लास्ट में सेमीकोलन। इस प्रकार से आपको लिखना है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ऑर्डर बाई एवरेज मार्क। मैंने यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे इनको कैपिटल में लिखा हुआ है ताकि आपका इनके ऊपर फोकस जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कैपिटल में ही लिखना है, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन आप अगर कैपिटल में लिख के आते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। डिस्प्ले नेम्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज ग्रेड इज बी। जिनकी ग्रेड बी है उनकी नेम और सब्जेक्ट डिस्प्ले करनी है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सब्जेक्ट। अगर हमें तो सेलेक्ट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम सेलेक्ट स्टार लगा देते। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास वेयर, क्लास यानी कि टेबल का नाम है क्लास, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू बी। कंडीशन दे रखी है ना, हुज ग्रेड इज बी। डिस्प्ले नेम्स एंड एवरेज मार्क एडेड बाई 5। नेम्स तो आपको डिस्प्ले करने ही करने हैं, उसके अलावा एवरेज मार्क में 5 ऐड करके आपको डिस्प्ले करना है। जो एवरेज मार्क यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों का, इसमें +5 करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा इसका, इसमें +5 करेंगे तो यहाँ पे 83.4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एवरेज मार्क में 5 ऐड करके दिखाना है। हम करेंगे यहाँ पे हम लिखाएंगे सेलेक्ट नेम, लिखेंगे सबसे पहले ऐसे ही, सेलेक्ट नेम कॉमा एवरेज मार्क
+5 फ्रॉम क्लास, इतना ही करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि वेयर वगैरह की कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो सिंपल इतना ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो भैया ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका यहाँ पे सैंपल पेपर नंबर 2 होता है फिनिश। आने वाले सैंपल पेपर्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन होना जरूरी है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सैंपल पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ओके, थैंक यू।